फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद नावल हालिम, जिसके राइटर हैं निम्रा अहमद। उसकी ये 33वीं एपिसोड है और आप लोगों को यकीनन ये नावल पसंद आ रहा होगा। इसका अब हम लोग 22वां बाब स्टार्ट करने जा रहे हैं और पिछले बाब में आप लोगों ने सुना ही होगा कि कितना हैरत अंगेज़ वाक़या होता है कि उसके साथ मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और फिर आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस बाब को, जिसका नाम है वक्त मेहरबान। तो बड़ी अजीब सी बात है कि उस पर वक्त कैसे मेहरबान होता है। उसके तो 6 साल ज़ाया हो गए, तो ये अब हमें पढ़कर पता चलेगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बग़ैर देर के। उसकी बंद आंखों के पार सिर्फ अंधेरा था। ज़हन का पर्दा किसी भी ख्वाब से खाली था। खिड़की के बाहर किसी कार का हॉर्न सुनाई दिया तो वो एक झटके से उठी। फिर इर्द गिर्द देखा, वो कदीम मलाका में नहीं थी। वो KL के एक मोटल रूम में नींद से जागी थी। वो नींद भी ऐसी जो ख्वाबों से खाली थी। वो गुज़श्ता रात जॉन्कर स्ट्रीट के एक मेन हॉल से वापस अपनी दुनिया में आई थी और यहाँ आके मालूम हुआ था कि बाकी सारी दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, वो पीछे रह गई थी। ऐसे जंगजू की मानिंद जो मैदान जंग में पीछे देखने की गलती की पादाश में नमक का मुजस्मा बना दिया जाता है। दोस्त और दुश्मन हारते जीतते झंडे गाड़ते आगे बढ़ते जाते हैं और वो नमक का मुजस्मा वहीं खड़ा रह जाता है, ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद। 6 साल, वक्त ने मेरे 6 साल छीन लिए। उसने तनपुर से खिड़की के पार देखा जहाँ नए दिन का सूरज तुलू हो रहा था। लोग कहते थे वक्त सबसे बड़ा मसीहा होता है, वक्त ज़ख्म मनमिल कर देता है, वक्त ये वक्त वो। लेकिन कोई तालिया बिनते मुराद से पूछता कि वो कहती कि वक्त कतई मेहरबान नहीं था, बल्कि वक्त से ज़्यादा जालिम कोई नहीं था। वो कदीम मलाका से जदीद दुनिया में सिर्फ एक पोटली के साथ आई थी जिसमें चंद जेवरात थे या सोने के सिक्के। जदीद ज़माने की करेंसी उसके पास ना थी, लेकिन उससे अपने चंद क्रेडिट कार्ड्स के नंबर ज़ियाद थे। रात जब उसने उन्हें इस्तेमाल करना चाहा तो वो काम नहीं कर रहे थे, शायद एक्सपायर हो गए थे। फिर उसने वही किया जो उसे करना आता था, बस स्टेशन पे किसी के पर्स में हाथ डाला तो किसी का बटुआ धीरे से निकाला। आज कोई उसको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता था। आज उसे किसी न किसी तरह सरवाइव करना था। रात के तीसरे पहर वो KL पहुंची। शहर की फसील हो या बस स्टॉप, कहीं कोई तालिया मुराद की ताक में ना बैठा था। 6 साल बाद ना उसके पुलिस को मतलूब वाले पोस्टर्स वहाँ थे, ना किसी को वो याद थी। पिछली दफ़ा फाते उसे भूला था, इस दफ़ा सारी दुनिया उसे भूल गई थी। KL पहुँच के वो अपनी स्ट्रीट में पहुँची तो उसे धक्का सा लगा। हालिम का बंगला वहाँ नहीं था। उसकी गिरफ्तारी के वक्त हुकूमत ने उसके असासे जब्त कर लिए थे। बाद में कानूनी या गैर कानूनी तौर पर उसके घर को गालबन सरकारी अमलाक शुमार करके उसको मुनहमिद कर दिया गया था, क्योंकि अब वहाँ एक सरकारी दफ्तर बना था। उसका घर उसका नहीं रहा था। वक्त ने उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की थी। पहली रात एक फर्जी नाम के साथ होटल में गुजार दी। सुबह में वो नीचे रिसेप्शन पे आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा के उसे सलाम किया। वो भी मुस्कुरा दी। स्याह बालों को पोनी में बांधे, आंखों पे चश्मा लगाए, वो सफ़ेद ट्राउज़र्स पे घुटनों तक आता स्याह कोट पहने हुए थी। वो रिसेप्शनिस्ट से आंख नहीं मिला रही थी, मगर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसे नहीं पहचानता था। किसी को उसमें दिलचस्पी ना थी। तालिया मोटल से बाहर निकली और टैक्सी में बैठी। उसे आज शहर में मुख्तलिफ जगहों पे छुपाए अपने गो बैग्स ढूंढने थे। करेंसी, पासपोर्ट, चंद ज़रूरी चीज़ें जो बुरे वक्त में काम आनी थी। और बुरा वक्त आन पहुंचा था। सड़क पे भागती ट्रैफिक, गाड़ियों का शोर, बहुत तेज़ी से चलती दुनिया, हर शय उसके अंदर अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। रेलवे स्टेशन का लॉकर खाली था। इतने बरस गुजरने के बाद उसका गो बैग वहाँ कैसे मौजूद हो सकता था? दूसरी मंजिल एक बैंक अकाउंट का सेव था, जिस ID कार्ड पे उसने ये बैंक में ये सेव खोल लिया था। वो ID कार्ड एक पोस्ट ऑफिस के लॉकर में छुपा के रखा था, मगर वो वहाँ गई तो वो कार्ड भी वहाँ मौजूद नहीं था। इंसानों ने छुपे खजीने कब छोड़े हैं? जिसको जहाँ मौका मिला हाथ साफ कर लिया। और अब उसे अपना आखिरी गो बैग ढूंढना था और वो जानती थी वो वही होगा जहाँ उसने उसे छुपाया था। जब रात गहरी हो गई तो वो उस कब्रिस्तान गई जहाँ उसने अपना सबसे कीमती गो बैग छुपाया था। वो कब्र अब भी वैसी थी, उस पर नस्ब सलेब उसी तरह खड़ा था। स्याह हुडी में मलबूस तालिया ने कदाल से कब्र खोदनी शुरू की। अंदर एक लकड़ी का ताबूत था जिसके ऊपर हर जगह मिट्टी लगी थी। तालिया ने धड़कते दिल के साथ ढक्कन हटाया। उसका गो बैग अंदर मौजूद था। उसने तेज़ी से
जिप खोली। पासपोर्ट, आईडी, नोटों के बंडल और चंद सफरी दस्तावेजात, सब कुछ प्लास्टिक की तहों में महफूज था। तालिया ने एक थकी हुई सांस खारिज की और अंधेर आसमान को देखा। उस रात उसे अपने मोटेल रूम में बैठे उसने सोचा, उसे फाते से बात करनी थी, एडम से बात करनी थी, दातिन से बात करनी थी। इंसान बात किए बगैर 24 घंटे नहीं गुजार सकता और उसको किसी से ढंग से बात किए बिना 30 घंटे होने को आए थे। फाते, एडम, दातिन, किसी का पुराना नंबर अब इस्तेमाल में ना था। फाते के ईमेल एड्रेस पे ईमेल जाके पलट आए क्योंकि वो एड्रेस अब ब्लॉक हो चुका था। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शायद। उफ, एडम का ईमेल उसे याद ना था। दातिन को उसने एक मैसेज बोर्ड पे पैगाम छोड़ा और फिर पूरी रात बार बार उस मैसेज बोर्ड को चेक करती रही। कोई रद्द अमल, कोई जवाब, कुछ भी उसकी तरफ ना आया। रात के तीसरे पहर तालिया ने एक दफ़ा फिर वान फाते को गूगल करना शुरू किया। वो उसकी हर वीडियो, हर तस्वीर में उसके चेहरे पे बेकरारी से कोई तासुर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कहीं उसने तालिया का नाम लिया हो, कहीं उसने कहा हो कि वो उसको याद करता है, लेकिन ऐसा कुछ ना था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसने इंटरव्यूज़ देने छोड़ दिए थे। 6 सालों में दर्जन भर से ज़ायद इंटरव्यूज़ उसे नहीं मिले थे। अलबत्ता तकारीर बहुत थी। उनका वो क्या करती? वो वज़ीर आज़म था, मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी। उस तक रसाई नामुमकिन थी। एक आम लड़की भला कैसे उस तक कोई पैगाम पहुंचा सकती थी? उसने एडम बिन मोहम्मद को सर्च किया। वो सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी गुजार रहा था। अवार्ड शोज़, इंटरव्यूज़, बुक साइनिंग, तकरीर। वो अपनी दुनिया में गुम था। अलबत्ता उसने शादी नहीं की थी। एक इंटरव्यू में एंकर ने उसकी वजह पूछी तो वो इस बात पे उदासी से मुस्कुरा दिया। बेड पे बैठी मोबाइल पे इंटरव्यू देखती तालिया दम साध के उसका जवाब सुनने लगी। स्क्रीन पे एडम एक करामदे सोफे पे बैठा नजर आ रहा था। उसने नीली जीन्स पे सफ़ेद हाईनेक पहन रखी थी और टांग पे टांग जमाए बाजू सोफे के पुश्त पे फैला रखा था। एडम के पुश्त पे दीवार में किताबों के सजे शेल्फ बने थे। ये उसकी स्टडी थी जिसके वस्त में रखे सोफ़ों पे एडम और खातून एंकर आमने सामने बैठे थे। जब कमरा खातून एंकर को दिखाता जो एडम से शादी के मुतालिक सवाल पूछ रही थी, तो उसके पीछे स्टडी का वो हिस्सा नज़र आता जहाँ स्टडी टेबल और ऊंची कुर्सी रखी थी। मेज़ पे टेबल लैंप रखा था, पेन होल्डर, चंद तरतीब से रखी किताबें और लैपटॉप। सारी यहाँ बैठ के वो किताबें लिखता होगा और किताबें पढ़ता होगा। सारी दुनिया से हट के वो उस मेज़ पे बैठा किताबों में पनाह ढूंढता होगा। ओह प्यारा एडम बिन मोहम्मद, वो उससे कैसे रब्ता करे? एंकर की आवाज़ पे उसका इर्तिकाज़ टूटा। आपने शादी क्यों नहीं की, या फिर कब करने का इरादा है? वो मुस्कुराया और हल्के से शाने झुकाए। कोई मिला ही नहीं जिसके बारे में सोचता। शायद मुझे अभी तक ये भी नहीं मालूम कि मैं लाइफ पार्टनर में क्या तलाश कर रहा हूँ। गुफ्तगू का रुख वान फाते और मौजूदा हुकूमत की तरफ मुड़ गया तो एडम ने हल्के से शाने झुकाए। प्रधानमंत्री इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, इससे बेहतर पॉलिसीज़ बना सकते थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने ढंग से एक बिल पास नहीं करवाया। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास पिछली हुकूमत में वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी? चलें, इस दफ़ा तो है। मेरे जैसे लोग अब देखना चाहेंगे कि इस दफ़ा वान फाते क्या करते हैं। उसके अंदाज में अजनबियत और बेगानगी थी। तालिया को अजीब सा एहसास हुआ। क्या वो दोनों अब दोस्त नहीं रहे थे? क्या एडम ने फाते की मुखालफत शुरू कर दी थी? सालिम वक्त ने उन दोनों की दोस्ती के साथ क्या किया था? वो उलझ के रह गई थी। उसने एडम और फाते का नाम लिख के गूगल किया तो सामने एडम के कई आर्टिकल्स खुल गए जिनकी शायद सुर्खियाँ वान फाते पे खुल्लम खुल्ला तनकीद करती नज़र आती थी। उसने मोबाइल बेदिली से साइड टेबल पर डाल दिया। वो किससे बात करे? दातिन, फाते और एडम के अलावा सिर्फ जिल किफली था लेकिन जिस तरह तालिया ने उसे धोखा दिया था वो उसके पास नहीं जा सकती थी। उस सारे शहर में और कौन था जिससे वो बात कर सकती थी? सिर्फ एक नाम था जो जहन में आता था, उसे उस एक शख्स का पता तलाश करना था। कम से कम ये काम था जो वो 6 साल बाद भी कर सकती थी। केएल के एक पोश इलाके में बने उस घर की छत मखरूती थी। आज सुबह काजिब के तलू होने के साथ ही तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए मखरूती छत के किनारों से पानी के कतरे हनूज टपक रहे थे। सामने फैला छोटा सा लॉन भी अभी तक गीला था। तालिया ने दरवाजे पर लगी बेल बजाई और फिर जेबों में हाथ डाले खड़ी इंतज़ार करने लगी। उसने लंबे रेन कोट की हेड सर पे डाल रखी थी और एहतियात से इधर उधर भी देखती थी। दफतन दरवाज़ा खुला और घर का मालिक बाहर निकला। यस, उन्होंने रस्मी अंदाज में सामने खड़ी लड़की से पूछा, फिर ठटक के रुके, आंखों की पुतलियां सुकेड़ी। वहाँ मुश्किल 2 सेकंड लगे थे उन्हें तालिया मुराद को पहचानने में। वो चल हमें कुछ बोल न सके। तालिया मुराद? जी। प्रोसिक्यूटर अहमद निज़ाम?
मैं तालिया हूँ। लॉन्ग टाइम? हाँ, वो आज़र्दगी से मुस्कुराई। अहमद निज़ाम पहले से ज़्यादा बूढ़े और दुबले हो गए थे। कितनी ही देर तहीर से उसे देखते रहे, फिर सर झटका। मैं अब प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ, जानती हूँ। आप रिटायर्ड हो चुके हैं, एक प्राइवेट वकील की हैसियत से काम करते हैं और इन 6 सालों में आपने 3 घर बदले, इसलिए पता मालूम करने में मुझे पूरा दिन लगा। अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने बिना पल के झपके उसे देखते हुए रास्ता छोड़ दिया। क्या ये लड़की वाकई वही तालिया थी? आज भी वैसी ही थी, ना उसकी सूरत बदली थी ना अंदाज। मगर नहीं, वो खौफज़दा थी। उसको अपने सिटिंग रूम में बिठा के उसके सामने बैठते हुए अहमद निज़ाम ने सोचा। वो चौकन्नी सी बार बार इतराफ़ में देखती थी। कमरे में नीम अंधेरा था। अहमद निज़ाम ने जालीदार पर्दे हटाए तो सब्ज़ लॉन दिखाई देने लगा। वो खिड़की के मुकाबिल सोफे पे बैठी थी। उसकी नज़र बैक वक्त खिड़की और दाखिली दरवाजे दोनों पे थी। इतने साल बाद कैसे आई आप तालिया? बस यूँ समझिए कि वक्त मेरे साथ बहुत शफाक साबित हुआ है। तालिया ने भीगी हुई हुड पीछे डाली और चेहरे पे आती लिट्टे कान के पीछे अड़सी। वो उदास और मुस्तरिब लगती थी। इतने साल कहाँ रही आप? जानती थी आपका पहला सवाल यही होगा। हर उस शख्स का पहला सवाल यही होगा जिससे मैं आज के बाद मिलूंगी, इसलिए इसका जवाब घड़ लिया मैंने। यूँ समझिए कि एक दूसरे मुल्क में फंस गई थी, जहाँ से इतने बरस तक मैं निकल ही नहीं पाई। अब बल आखिर निकली हूँ तो फ़ौरन केएल का रुख किया। और क्या ये सच है? अपनी इब्तदाई हैरत पे काबू पाके अब वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहे थे। ये सच के करीब तरीन है, सच पे आप यकीन नहीं करेंगे। तालिया ने उन्हें गौर से देखते हुए जवाब दिया। सादा शर्ट और पैंट में मलबूस वो उसे बहुत मुख्तलिफ लगे थे। बालों की सफ़ेदी बढ़ गई थी और चेहरे की झुर्रियाँ भी। यानी ये तय था कि हर शख्स उसे मुख्तलिफ लगेगा, लेकिन वो सबको पहली जैसी लगेगी। इतने बरस बाद आप मेरे पास क्यों आई हैं? कोई और था नहीं जो मेरी बात सुनता। मैं अपने ऊपर बने केस के बारे में जानना चाहती थी और मैं उसका गला रंधा। मैं खुद को इस इल्ज़ाम से पाक करना चाहती हूँ। मैंने असरा महमूद का कत्ल नहीं किया था। अगर आप उस वक्त फ़रार ना होती तो ये साबित करना आसान होता। आपके फ़रार ने आपको मुजरिम बना दिया है तालिया। वो अफसोस से उसे देख रहे थे। अगर कोई तो रास्ता होगा। वो बेचैन हुई। यूँ लगता था वो बग़ैर प्लान के यहाँ आ गई थी। आप इतने साल तक छुपी क्यों रही? पहले क्यों नहीं आई? वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया निज़ाम साहब। मगर आप बताइए, क्या आपको लगता है मैं असरा की कातिल हूँ? तालिया, उन्होंने गहरी सांस अंदर खींची। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपके ख़िलाफ़ बहुत से शवाहिद मौजूद थे। मेरे पास इस केस की फ़ाइल अब तक पड़ी है, मैं लाता हूँ। वो उठे तो वो उनके साथ खड़ी हुई। क्या आप अंदर जाके पुलिस को कॉल करेंगे? आप जानते हैं मैं पुलिस के आने से पहले गायब हो चुकी होंगी। अगर आप इतने अरसे बाद आ गई हैं तो इसका मतलब है आप खुद को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हैं। मैं फ़ाइल को लेकर आता हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस के पास जाने से पहले आप मेरी बात सुने। अगर मैं आपको अपनी बेगुनाही का यकीन न दिला सकी तो किसी को नहीं दिला सकूँगी। इसके लिए हमें आप पे लगे इल्ज़ामात और मौजूदा शवाहिद का जायज़ा लेना होगा। मुझे फ़ाइल तलाश करने में देर लगेगी क्योंकि सैकड़ों की तादाद में केस फाइल्स मेरे स्टोर में रखी हैं। आप खुद मेरे साथ आ सकती हैं। उनके अंदाज से लगता था वो सच कह रहे हैं, मगर वो मुतमईन नहीं थी। वो उनके पीछे चली आई। अहमद निज़ाम का स्टोर रूम काफ़ी कुशादा था। वहाँ शेल्फ दर शेल्फ बने थे और उनमें रखे बॉक्सेस में फ़ाइल्स पड़ी थी। हर बॉक्स को हरूफ तहज्जी और सन के एतबार से लेबल किया गया था। हमने शिफ्टिंग के बाद से इनको नहीं खोला, मगर इन्हीं में होगी फ़ाइल। मैंने एक ज़माने में आपके केस पे अपने तई लंबी तहकीक की थी, फिर आप मंजर आम से गायब हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तफ्तीश ठंडी पड़ गई और तालिया मुराद सिर्फ एक फ़ाइल बन के रह गई। उसने एक शेल्फ के ऊपर से एक बॉक्स उठाया और फूंक मार के गर्द उड़ाई। उस बॉक्स पे सिर्फ एक नाम लिखा था, तालिया मुराद। 2016 था, 2017। तालिया बॉक्स उठाए सिटिंग रूम में वापस आई। खुली खिड़की से नज़र आते लॉन की घास पे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। तालिया ने बॉक्स मेज़ पे रखा और ढक्कन खोला। अंदर कागजात ही कागजात थे। अहमद निज़ाम उसके सामने बैठे और एक एक तराशे को निकालने लगे। वो यासियत से अपना अमालनामा खुलते हुए देखने लगे। कत्ल के केस में 3 चीज़ें अहम होती हैं चाहे तालिया। वो ऐनक लगाए कागजात उलट पुलट करते हुए बताने लगे। सबूत, आला कत्ल और कत्ल की वजह। आपके केस में तीनों आपके खिलाफ जाते थे। ओके, सबूत क्या थे? आप फाते साहब के घर चॉकलेट केक भेजती थी।
उन केक्स का ऑर्डर आपके क्रेडिट कार्ड से किया गया था। बहुत से गवाहों के मुताबिक असरा महमूद ने उन्हें खुद कहा था कि वो केक आपकी तरफ से आते थे और असरा उनको खा लेती थी। असरा की शहादत भी अहम है। उन्होंने अहमद निज़ाम ऐनक लगाए एक नाम पढ़ के बताने लगे। उन्होंने दौलत अमान नामी ऑफिसर से अपनी मौत वाले दिन कहा था कि उन्हें शक है तालिया मुराद उन्हें मरवाना चाहती है। ये गवाही बहुत अहम है। उसी दिन आपका और असरा का झगड़ा भी हुआ था। मुलाजिम इसके गवाह थे। उन्होंने ऐनक उतारी और तालिया को देखा तो वो तेज़ी से बोली, मेरा सवाल अब भी वही है, आपको क्या लगता है? मुझे तब भी मालूम था, अब भी मालूम है, आपने असरा का कत्ल नहीं किया। वो इस जवाब की तवक्को नहीं कर रही थी। चंद लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सकी। क्यों? क्या ये सबूत कमज़ोर है? नहीं, क्योंकि ये सबूत परफेक्ट हैं। ये आपको मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी हैं। जबकि जितनी ज़हीन आप हैं, आप इतने बड़े बड़े सबूत नहीं छोड़ सकती। आपके पास तो दर्जनों शनाख्तें थी। फिर आपने अपने ही क्रेडिट कार्ड से केक क्यों ऑर्डर किए? आपको असरा को मारना होता तो किसी और तरीके से भी मार सकती थी। सारी दुनिया के सामने उनसे झगड़ा ना करती। आप असरा की कातिल नहीं हो सकती। और मैं जानता हूँ उन दिनों आप मिस्र में थी। आपको सोफिया रहमान से माफ़ीनामा चाहिए था। ऐसे में आप एक कत्ल कैसे प्लॉट कर सकती हैं? बारिश की बूंदें अब खिड़की के शीशे पर टपकती नीचे को लड़क रही थी। सब जुलौन धुंधला गया था। दुरुस्त। दूसरी चीज़, आला कत्ल, उसने संजीदगी से पूछा। केक का आखिरी टुकड़ा जो पुलिस को मिला था उस पर आर्सेनिक छिड़की हुई थी। आला कत्ल आपके कार्ड से ऑर्डर हुआ था तो इसका खुरा भी आप तक जाता था। यानी हर चीज़ मेरे खिलाफ जाती है, लेकिन फिर मेरे पास एलिबाई थी। जिस वक्त केक आने शुरू हुए मैं मिस्र में थी। जिस दिन असरा की डेथ हुई उस दिन आप केएल में थी। उस दिन आपका उनसे झगड़ा भी हुआ था। मसला ये है चतालिया कि आम दुनिया की पुलिस फिल्मों वाली पुलिस से मुख्तलिफ होती है। आम दुनिया में जिसके कार्ड से आला कत्ल कार्ड ऑर्डर किया जाता है वही कातिल निकलता है। 99% केसेस में ज़ाहिरी शवाहिद जिसकी तरफ इशारा करते वही कातिल होता है। पुलिस हमेशा ज़ाहिरी शवाहिद का पीछा करती है। और मर्डर मिस्ट्रीज़ का क्या? मर्डर मिस्ट्रीज़ और फिल्में सिर्फ इस 1% के लिए लिखी जाती हैं जहां कातिल होशियार होता है और अपना सुराग मिटा लेता है, वरना 99% कातिल इतने होशियार नहीं होते। यहाँ कोई ये नहीं सोचेगा कि तालिया इतनी ज़हीन थी तो सबूत क्यों नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ा? पुलिस ये सोचेगी कि चूँकि हम बहुत ज़हीन हैं इसलिए हमने केक ऑर्डर करने वाले का कार्ड नंबर हासिल किया और बैंक से उसका नाम मालूम किया तो वो तालिया मुराद निकले। वो उसको अपनी कामयाबी समझते हैं। यानी मुझे अपना नाम क्लियर करवाने के बजाय मुल्क से फ़रार हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। वो तल्खी से बोली। उसके अंदाज में वाज़े बेबसी थी। ये फ़ैसला आपको करना है। मैं आपकी रिपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप इस केस में बेकसूर हैं। उन्होंने फ़ाइल बंद की और ऐनक उतार के रखी। चंद लम्हे के लिए उस रोशन सिटिंग रूम में खामोशी छाई रही। वान फाते के ये 6 साल कैसे गुजरे? उसने खिड़की से बाहर धुंधले लॉन को देखते हुए सवाल पूछा तो अहमद निज़ाम चौंके। क्या आप उनसे राब्ते में नहीं हैं? तालिया ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। मैंने कहा ना, वक्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और कुछ नहीं। तो क्या इतने बरस आपने न्यूज़ या उनका सोशल मीडिया कुछ नहीं देखा? आप तो देखते रहे होंगे। आप बताइए, जब वो जॉन्कर स्ट्रीट पे ज़ख्मी हालत में मिले थे इसके बाद उन्होंने क्या किया? वो अब अहमद निज़ाम को देख के पूछ रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। गालिबन असरा बेगम के इंतकाल के बायस वो याद करके बताने लगे। फिर सुनने में आया कि वो दोस्तों रिश्तेदारों सबसे किताए ताल्लुक़ कर चुके हैं। वो ज़्यादा वक्त अपने मलाका वाले घर में गुजारने लगे थे। मीडिया पे आना छोड़ दिया। कोई पापा राजी उन तक पहुंच के तस्वीर उतार लाता तो लोगों को मालूम होता कि वान फाते भी वजूद रखते हैं, वरना नहीं। मुझे याद है वो कसरत से सिगरेट नोशी करने लगे थे। उनकी समंदर किनारे तस्वीर मंजर आम पे आई थी जिनमें वो बीमार चेहरे के साथ सिगरेट पीते दिखाई दे रहे थे। लोग कहते थे वो ड्रग्स का इस्तेमाल भी करने लगे, दवाइयों का भी शायद, लेकिन कुछ अरसा वो बिल्कुल दुनिया से किनारा कश हो चुके थे। उसकी आंखों की नमी आंसू बन के बहने लगी। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, वो संभल गए, दोबारा से खबरों में आने लगे, सेहत भी बहाल हो गई। इलेक्शन करीब आए तो वो वापस अपनी पार्टी को संभालने लगे। असरा की मौत और वान फाते के उस गमगीन फेज़ ने उनको बहुत
कसीर तादाद में हमदर्दी के वोट से भी नवाजा। लोगों को उनकी ऑफशोर कंपनी भूल गई। याद रही तो वो समंदर किनारे खींची गई उदास आंखों और लबों में दबे सिगरेट वाली तस्वीर। लोगों ने देखा कि आदमी एक बहुत बड़े गम से निकला है। लोगों ने उस आदमी को अपना गम गुसार समझा और उसे वोट दिया। तो क्या उन्होंने लोगों के लिए काम किया? उन्होंने अच्छे काम भी किया और बहुत से अच्छे काम नहीं भी किए। मैं ज़ाती तौर पे कभी भी वान फाते का फ़ैन नहीं रहा। अपोजिशन उनसे नाखुश है और उनके वोटर्स खुश हैं, लेकिन ये तो हर वज़ीर आज़म के साथ होता है। इससे सब खुश कभी नहीं होते। मगर उनकी तालीमी पॉलिसियाँ जो इस वक्त तनकीद का निशाना बनती थी, 5 साल बाद उनका फल लोगों को नज़र आने लगा। तभी वो आज दोबारा इक़्तिदार में हैं। और उनके बच्चे, वो माँ के इंतकाल के बाद अमेरिका में कुछ अरसा रहे, लेकिन जब वान फाते ज़िंदगी की तरफ लौट आए तो उन्होंने बच्चों को भी वापस बुला लिया। उनके बच्चे अब उनके साथ ही क़याम पजीर हैं। तालिया नम आंखों से मुस्कुराई। फाते अब भी वैसे होंगे, अपने काम से काम रखने वाले, ज़रूरत के तहत चंद फ़िक्रे बोलने वाले, डाइनिंग टेबल पे खामोशी से नाश्ता करके बेनियाजी से उठ जाने वाले, अपने हर अमल से अपने वोटर्स और फैंस की खुशी चाहने वाले। और उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। खूबसूरत सोशलाइट्स को नापसंद करने वाले और बोरिंग प्रीटी वुमन की बातों को नज़रअंदाज करने वाले। पतरा जाया मलेशिया का दारुल हुकूमत है। ये KL के पड़ोस में वाक़ है। वज़ीर आज़म हाउस उसी शहर में था और उसे सिरी परधाना कहते थे। सिरी परधाना किसी महल से कम ना था, आलीशान, ऊंचा, खूबसूरत। लेकिन गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वज़राए आज़म ने सिरी परधाना में रिहाइश तय कर रखी थी। उसमें गैर मुल्की हुक्मरानों की मेहमान नवाजी ज़रूर की जाती थी और वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान के दफातर भी यहीं थे। लेकिन अब वज़राए आज़म यहाँ रहा नहीं करते थे। वान फाते और इससे पहले सोफिया रहमान, सब ने अपनी रिहाइश अलग रखी थी कि अब अपने हकूक़ से आगाह मिलेनियल्स और जनरेशन Z का दौर आ चुका था, जिनके लिए दिखावे की चीज़ें बहुत अहमियत रखती थी। सिरी परधाना को आवाम के लिए खोल दिया गया था। ईद और दूसरी सरकारी छुट्टियों में लोग सैर व तफरी के लिए उस महल के एक हिस्से का दौरा कर सकते थे। वान फाते की अपनी रिहाइश गाह पतरा जाया में वाक़ थी। वो 2 मंजिला बंगला था जिसके चारों तरफ सब्ज़ा इज़ार था। उसकी फसील ऊंची 4 दीवारी की शक्ल बनाई गई थी, जहाँ सिक्योरिटी सख्त नज़र आती थी। उस सुबह गेट से एक कार दाखिल होती दिखाई दे रही थी। सफ़ेद कार की खिड़की से एक नुस्वानी हाथ ID कार्ड सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखा रहा था। ऑफिसर ने रस्मन ID कार्ड देखे और मुस्कुरा के सर को खम दिया। फिर एक डिवाइस सामने की तो नुस्वानी हाथ ने एक उंगली उस पर रख दी। हरा सिग्नल बजा तो ऑफिसर ने उसे जाने का इशारा किया। वो उस मेहमान से वाकिफ़ था। कार आगे बढ़ गई तो अफसर हाथ में पकड़े आले में बोला, मिसेस मिशा ताज आ चुकी हैं। कार बंगले के दाखिली हिस्से के ऐन सामने आ रुकी। फिर दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। उसने लंबी स्कर्ट पे सफ़ेद कोट पहन रखा था, गर्दन में फूलदार रुमाल लिपटा था, शहद रंग बाल कंधों तक आते थे। वो साफ रंगत की दराज कद और ख़ूबसूरत औरत थी। कोनी पे बैग और हाथ में 2 किताबें थी। कार से निकलते हुए उसने सन ग्लासेस ऊपर माथे पे टिकाए और दरवाजे पे खड़े गार्ड को मुस्कुरा के सलाम करती अंदर की जानिब बढ़ गई। बंगले के अंदर एक खूबसूरती से आरास्ता डाइनिंग हॉल था। तवील मेज़ की सरबराही कुर्सी पे फाते बैठा चाय पी रहा था, साथ ही मोबाइल देख रहा था। वो स्याह सूट और टाई के साथ सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। चेहरा हमेशा की तरह तरोताज़ा था और गीले बाल दाएं जानिब मोड़ रखे थे। फाते के दाएं हाथ अशर कुर्सी खींच रहा था, बाकी तमाम कुर्सियां खाली थी। बच्चे कहाँ हैं? उसने खाली कुर्सियों को देखते हुए सवाल किया। सिकंदर सुबह जल्दी चला गया था। जोलियाना का स्कूल ट्रिप था, वो शाम को वापस आएगी। फाते मोबाइल देखते हुए कह रहा था। अशर ने झरझरी से लेते हुए प्लेट अपनी तरफ की। आपने कल इंटरव्यू में थोड़ी सख्त बातें कह दी हैं। मुझे रात से नाराज़ अरकान के फ़ोन आ रहे हैं। मैंने अरसा हुआ लोगों की परवाह करनी छोड़ दी है, ना वोटर्स की ना अपने अरकान की। मैं प्रधानमंत्री हूँ और वो नहीं है। मुल्क मुझे चलाना है, उन्हें नहीं। वो बेनियाजी से नाश्ता कर रहा था। अशर ने शाने उचका दिए। खैर मैंने फ़ोन ऑफ़ कर दिया है। शायद चंद साल बाद लोग एहसास कर लें कि हम उनके लिए कितनी जान मारते हैं। वान फाते ने सिर्फ शाने उचका दिए। ना भी करे तो क्या? हीर की टिक टिक सुनाई दी तो फाते ने चेहरा उठाया। दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया था और बाहर से कोई अंदर दाखिल हुआ था। उसने चेहरा वापस नहीं झुकाया। वो राहदारी को देखता रहा, यहाँ तक कि आवाज़ करीब आई और वह बलाखिर नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम दातू सिरी। सलाम अशर साहब। वो मुस्कुराती हुई उनके सामने आ रुकी। उसके स्याह जूते इतने चमकदार थे कि छत का अक्स नज़र आता था। वो यूँ रुके थे जैसे
दोबारा चलने को बेताब हो। वालेकुम अस्सलाम मिशा, कैसी हैं आप? फातिह ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अशर ने भी उसी के अंदाज में मुस्कुरा के जवाब दिया। मैं ठीक हूँ दातुश्री। सर को ताज़ीमन झुका के वो बोली और फिर मुस्कुरा के मुड़ी। एक्सक्यूज़ मी, जॉलियाना घर पे नहीं है मिशा से आज जूते वापस घूमे। मिशा के चेहरे पे उलझन दर आई। जॉलियाना नहीं है? नहीं, आज उसका स्कूल ट्रिप था। उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? उसने चाय का घूंट भरते हुए नरमी से दरियाफ्त किया। नहीं। हैरत है। मिशा ने फ़ोन निकाला, स्क्रीन पे उंगली फेरी, फिर चौंक के सर उठा के देखा। मेज़ पे मौजूद दोनों अफराद उसे ही देख रहे थे। वो झिम गई। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। लब दांत से काटते हुए उसने स्क्रीन देखी, फिर उसके गाल सुर्ख हुए। जॉलियाना ने लेट नाइट मैसेज किया था, मैंने नहीं देखा। माई फॉल्ट। जॉलियाना को कॉल करके बताना चाहिए था, गलती उसकी है। फातिह नैपकिन से हाथ पूंछते हुए बोला। वो एक दफ़ा फिर से माजरत करके एड़ियों पे उल्टी घूमी और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। राहदारी अबूर की और मरकज़ी दरवाजे तक आए और दरबान के पास रुकी। उफ़ दानिश, उफ़, आपने मुझे दरवाजे पे ही क्यों नहीं बता दिया कि जॉलियाना को आज नहीं पढ़ाना? माथे को छूती वो खफ़त से कह रही थी। मैंने सोचा था, लेकिन दखल देना मुनासिब नहीं समझा। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। या अल्लाह, मुझे दातुश्री के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। हद है मिशा। माथे को फिर से छुआ और उसे खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकल गई। बाहर खड़े दूसरे दरबान को भी उसी परेशान चेहरे के साथ हाथ हिलाया। उसने भी मुस्कुरा के सर को खम दिया। वो सब मिशा के आदी थे, मिशा की बातों, मिशा की आदतों से वाकिफ़ थे। ये जॉलियाना की होम ट्यूटर मिशा, ये अच्छी औरत है ना? अशर ने फल का टुकड़ा मुंह में रखते हुए बज़ाहिर सरसरी सा कहा और गौर से फातिह को देखा। वो अब चाय के आखिरी घूंट भर रहा था। हाँ, बहुत काबिल है। 2 साल से जॉलियाना को पढ़ा रही है। इसकी वजह से जॉलियाना का एतमाद बहाल हुआ है, वरना तुम तो जानते हो उसने छोटी उम्र से स्कूल जाना छोड़ दिया था। होम स्कूलिंग रास आ गई हमारी जॉलियाना को, शुक्र है। अशर ने गहरी सांस ली। वो सिकंदर जैसी नहीं थी, हर तरह के बच्चों के साथ घुल मिल के नहीं पढ़ सकती थी। फिर काका की मौत ने भी शायद उसे ऐसा कर दिया था। मगर ये ट्यूटर, ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी वजह से घर में रौनक लग जाती है। हाँ, ये अच्छी लड़की है, सादा और खुश इखलाक। इसकी बेटी जॉलियाना की क्लास फेलो है। सब इसको मिसिस कहते हैं, मगर मैंने कभी इसका शौहर नहीं देखा। ग़ालिबन इसकी शादी ख़त्म हो गई थी, जॉलियाना ने बताया था। तुम इतने मुतजस्सिस क्यों हो? फातिह ने मुस्कुरा के उसे देखा। क्या दूसरी शादी का इरादा है? अशर ने अब्रू इकट्ठे कर लिए। क्या मैं एक तजुर्बा करके भुगत नहीं रहा? मेरी एक्स वाइफ मेरे बेटे से मुझे मिलने तक नहीं देती। विजिटिंग आवर्स, माई फुट। उसने नैपकिन गोल मोल करके परे फेंका। कल उसकी सालगिरह है। जानते हैं कितनी मुश्किल से हम दोनों ने एक मेज़ पे इकट्ठे बैठ के पार्टी प्लानर्स के साथ काम किया है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो उससे मिलना आसान हो जाएगा। वो कुर्सी धकेल के खड़ा हुआ और कोट का बटन बंद किया तो अशर भी साथ ही उठा और गहरी सांस लेकर संजीदगी से फातिह को देखा। मैं आपके लिए कह रहा था आबंग, अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। आपको किसी न किसी औरत के बारे में सोचना चाहिए। ये तय है कि हर दूसरे तीसरे माह बाद तुम इस टॉपिक को ज़रूर छेड़ोगे। मुस्कुरा के बोला तो अशर भी मुस्कुरा दिया। आबंग, हमने इतने बरसों से एक साथ कितने कठिन दरिया अबूर किए हैं। अब हम हमवार ज़मीन पे आ चुके हैं। आपको अब एक बीवी की ज़रूरत है। कब तक काम में ख़ुद को मसरूफ़ रखेंगे? फिर अशर ने राहदारी की तरफ देखा जहाँ से वो गई थी। अगर कोई सादा, नेचुरल और अच्छी सी औरत मिले तो उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, उसने खलूस से कहा था। फातिह ने मुस्कुरा दिया, सर हिला दिया। मैं सोचूंगा। उसके चेहरे पे कोई साया, कोई याद, कुछ न था। वो बिल्कुल मुतमईन और अपनी ज़िंदगी से कहने लगता था। अशर के लिए उसकी यकीन दहानी नहीं थी। वो मुस्कुरा दिया और फिर दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लाउंज अबूर करते हुए फातिह ने खिड़की के बाहर भीगते मंजरनामे को देखा और सोचा, आज पतरा जाया में हर दूसरे रोज़ की तरह बारिश शुरू हो चुकी थी और यकीनन KL में भी। अहमद निज़ाम के मेहमान खाने की खिड़की से बाहर आता सब्ज़ाजार हनूज़ बारिश में भीग रहा था। पानी ने खिड़की के शीशे को धुंधला दिया था। वो अभी तक बाहर देख रही थी और वो उसे। क्या उन्होंने दोबारा शादी नहीं की या उनकी ज़िंदगी में कोई और औरत नहीं आई? वो बाहर देखते हुए बुड़बुड़ाई, नहीं, अशर की बीवी वाहिद औरत थी जो फैमिली फ़ोटोज़ में नज़र आने लगी थी। लेकिन अशर और उसकी अलहदगी के बाद वो भी मंजर से हट गई। वान फातिह अपने बच्चों और अशर के साथ एक ही घर में रहते हैं।
उन्होंने मोबाइल निकाल के चंद बटन दबाए, फिर स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। वो झुक के देखने लगी। फाते की किसी फ़ैन पेज की तस्वीर सामने खुली थी। ये पिछले बरस की थी। जौलियाना की सालगिरह का केक काटा जा रहा था। फाते, सिकंदर और अशर के अलावा वहाँ सिर्फ कम उम्र लड़कियाँ थीं जो यकीनन जौलियाना की सहेलियाँ थीं। अलबत्ता एक औरत उन सब में नुमाया थी। उसने सर पे तिरछा हैट पहन रखा था और मुस्कुरा के ताली बजा रही थी। ये औरत कौन है? उसने उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा किया तो अहमद निज़ाम ने मोबाइल अपनी तरफ मोड़ा। मिशा ताज, ये जौलियाना फाते की होम ट्यूटर है। चंद सालों से उनकी फैमिली का हिस्सा है। इनको दो चार दफ़ा मैंने उनकी फैमिली फ़ोटोज़ में ही देखा है। तालियाँ पुतलियाँ सुकेड़े गौर से उस औरत का खूबसूरत चेहरा देख रही थी। उसके बाल बहुत खूबसूरती से स्टाइल किए गए थे। कंधों तक आते शहद रंग के बाल, कानों में नन्हे हीरे, सफ़ेद स्कर्ट के ऊपर नीला मिनी कोट और मुस्कुराते हुए गाल में पड़ने वाला मासूम सा डिम्पल। ये क्या करती है ट्यूटर होने के अलावा? फिर नज़र उठा के उन्हें देखा। एक मिनट, ये आर्टिस्ट है ना? इसकी लिंक्डइन पर प्रोफाइल चेक कर लें कहने के साथ उन्होंने मोबाइल पे चंद बटन दबाए, फिर पढ़ के बताने लगे। जी, ये एक आर्टिस्ट है, पेंट भी करती है और फोटोग्राफी भी। इसकी 1-2 नुमाइशें भी हो चुकी हैं। क्या आप इसे जानती हैं? मैं इसे पहचानती हूँ। मारूफ सोशलाइट आर्टिस्ट, खुश इखलाक, ज़हीन, खैर शादीशुदा? फिर रुकी और जैसे तसल्ली की। नहीं, इसकी शादी हो चुकी है, बल्कि अलहदगी भी हो चुकी है। अगर आप इसको जानती हैं तो इसके तवस्सुत से वान फाते से मुलाकात कर सकती हैं। मेरा ख्याल था आप भी इसको जानते होंगे। वो जैसे हैरान हुई थी। नहीं, मैंने इसको सोशल मीडिया पे ही थोड़ा बहुत देखा है। मैं इसे कैसे जानूँगा? मैं ठहरा मिडिल क्लास आदमी और ये खातून एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। वो उसकी हैरत पे हैरान हुए थे। लेकिन आप 6 साल के लिए इस मुल्क से दूर थी। आप उनको 6 साल पहले से जानती हैं क्या? वो मुतजस्सिस हुए। एडम कैसा है? एडम बिन मोहम्मद? वो उसका सवाल नज़रअंदाज कर गई। वो एंकर? जी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो मुस्कुरा के बोली तो अहमद निज़ाम चंद लम्हे उसे देखते रहे। उनकी नज़रों में कुछ था जो उसका माथा ठनका। एडम के बारे में क्या जानते हैं आप? आपने फिर भी उससे राब्ते की कोशिश नहीं की? नहीं, क्यों? वो उससे असरा महमूद की मौत के बाद 1-2 दफ़ा मिला था मैं, जब मैं अपने तय इस केस की तहकीक कर रहा था, और तभी मुझे मालूम हुआ था उसके हादसे का। कैसा हादसा? वो सीधी होके बैठी। जब वान फाते ज़ख्मी हालत में मिले थे जॉन्कर स्ट्रीट पे, उसके आसपास की बात है। एडम मलाका के एक अस्पताल में दाखिल रहा था। कुछ लोग उसे नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर आए थे। उसका कहना था कि वो नहीं जानता वो जॉन्कर स्ट्रीट तक कैसे पहुंचा। उसकी यादाश्त मुतासिर हुई थी। यादाश्त? वो पलक झपकना तक भूल गई। उसका सांस रुक गया। जी, उसको पिछले चंद माह के वाक़यात भूल चुके थे। कोई ज़हनी सदमा था या क्या? उसको ये भी नहीं मालूम था कि वो एक सेलिब्रिटी रिपोर्टर बन चुका है। उसे बस इतना याद था कि वो वान फाते के घर बॉडी मैन बन के गया था। इसके बाद के तमाम वाक़यात जहन से महव हो चुके थे। अजीब बात है, उसे सब भूल गया था। वो टकर टकर उनको देख रही थी। उसने अपने बयान में यही कहा था। हांगकांग पेपर्स उसको कैसे मिले उसे ये तक मालूम ना था। मैं उसे आपके सिलसिले में मिला था। पुलिस ने भी बार बार उसे आपके लिए राब्ता किया था, लेकिन उसका कहना था कि वो किसी तालिया मुराद को नहीं जानता। अलबत्ता वो ये जानता था कि ये तालिया मुराद कौन थी जिसके बारे में हर कोई उससे सवाल करता था। वो काफ़ी अरसे तक थेरापी करवाता रहा था। फिर बलाखिर वो तंदुरुस्त हुआ और वापस रिपोर्टिंग की तरफ आ गया। क्या उसकी यादाश्त वापस आई? उसने बेकरारी से पूछा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नहीं आई। जब वो वापस रिपोर्टिंग की तरफ आया तो वो बहुत डिस्टर्ब लगता था। वो किसी को नहीं पहचानता था। हांगकांग पेपर्स की शोहरत, कामयाबी, 2 किताबों की तसनीफ सब ख़त्म हो गई। इस ज़माने में उसने कई इंटरव्यूज़ में ये बात कही थी। वो एक रात बॉडी मैन था और अगली सुबह वो जागा तो लोगों ने कहा वो रिपोर्टर है, लेकिन चूँकि ज़हीन लड़का था, काम और माहौल के साथ अडॉप्ट कर गया। और आज देखो वो कहाँ पहुँच गया है। वो गुमसुम सी उनका चेहरा देख रही थी। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, अदाकारी कर रहा हो। जब उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया तो मैंने भी यही समझा, पुलिस ने भी यही समझा, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो सच कह रहा है। उसके कहीं टेस्ट हुए थे। पुलिस का ख्याल था कि शायद ये आपके केस से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वाकई सच कह रहा था। नहीं, वो मजाक कर रहा होगा। वो जर्द पड़ते चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिला रही थी। वो मुझे नहीं भूल सकता। वो तमाम दिन नहीं भूल सकता। अहमद निज़ाम ने अफसोस से उसे देखा। या शायद आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि वक्त आगे बढ़ गया और लोग भी
तालिया ने कनपट्टी को उंगली से मसलते हुए चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया। साथ ही मुसलसल नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। मैंने कहा ना, वो अदाकारी कर रहा होगा। वो मुझे नहीं भूल सकता, ना वो बदल सकता है। उसकी नज़रें बाहर उगे घास पे जमी थी। वो अब भी वैसा ही होगा, किताबें पढ़ने वाला। किताबें उसकी बेहतरीन दोस्त होंगी। वो उनमें पनाह ढूंढता होगा, उनसे सारे मसलों के हल मांगता होगा। वो अब भी वैसा ही होगा। एडम बिन मोहम्मद का अपार्टमेंट एक शीशों से ढकी तवील कामत इमारत की बलाई मंजिलों में से एक था। लाउंज की शीशे की दीवार से दूर तक शहर साफ दिखाई देता था। स्टडी रूम में उसकी कुर्सी के पीछे भी शीशे की दीवार थी। कुर्सी पे एडम बैठा था और कीबोर्ड को देखे बगैर स्क्रीन पे निगाहें मरकूज किए टाइप कर रहा था। एडम के दाएं बाएं दोनों अतराफ में किताबों के रैक्स रखे थे। कुछ रैक्स ऊंचे थे, कुछ नीचे थे, कुछ सीढ़ियों की मानींद एक तरफ से छोटे एक तरफ से ऊंचे थे। उस डिज़ाइन के बायस स्टडी के वस्त में खड़े होके तमाम रैक्स नज़र आते थे। सामने काउच रखे थे जिन पे मेहमान बैठ सकते थे। वहीं दरवाज़ा भी था। वो गाहे बगाए निगाह उठा के दरवाजे को देख लेता, फिर वापस काम करने लग जाता। स्याह हाईनेक शर्ट पहने, माथे पे बाल बिखेरे, हल्की बड़ी शेव वाला एडम बिन मोहम्मद पहले से ज़्यादा पुरकशिश हो चुका था। बॉस, दरवाज़ा खुला और एक चीनी नकुश की हामिल लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका कद दरमियाने से ज़रा छोटा था और बालों का बॉय कट था। कानों में गोल सिल्वर बालियाँ थी। उसने ठक ठक दरवाज़ा खटखटाया, मुस्कुराई और बैक वक्त बहुत सी चीज़ें संभालती तेज़ी से अंदर आई। फ़्लाइट कैसी रही तुम्हारी, सोफ़ी? वो टाइप करते हुए खुशगवार अंदाज में बोला। लड़की अफसोस से सर झटकती आगे आई और जल्दी से कप उसके सामने रखा। आपकी आइस्ड अमेरिकानो। उसने लंबा सा कप एडम के सामने रखा जिस पे स्याह कलम से राइटर लिखा था। थैंक यू। और कैसे थे अफ्रीका के जंगलात जहाँ से तुम कॉफ़ी लाने गई थी? अगर आप मुझे एक साथ बहुत से काम ना थमाया करें तो मुझे इतनी देर ना लगा करे। वो आयकर वाली लड़की उसके तंज को नज़रअंदाज करके तहम्मुल से बोली। ये रहे आपके प्रिंट आउट्स, ये आपका रिसर्च डाटा, ये नए विजिटिंग कार्ड्स का सैंपल। उसने बारी बारी कागज़ों के चंद पलंदे सामने रखे। अब बगल में सिर्फ एक फूला हुआ पैकेट दबा रखा था। फिर सीधी हुई और गहरी सांस ली। आपको ऑफिस जाने से पहले कुछ और चाहिए? एडम ने टाइपिंग रोक के छत को देखा। 2-3 चीज़ें चाहिए हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि वो करीबी ममालिक से मिल सकेंगी या नहीं। और फिर आंखें घुमा के एक नाराज़ नज़र उस पर डाली और वापस टाइप करने लग गया। गुड, अगर मलेशिया से कुछ नहीं लाना तो मुझे आज ऑफ दे दें। एडम ने आंखें घुमा के उसे देखा तो उसने 2-3 दफ़ा पलकें झपकाई। बॉस, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, मैंने आपके साथ ऑफिस नहीं जा सकूंगी। कौन इतनी सुबह बर्थडे मनाता है? और आप इतनी सुबह कब से ऑफिस जाने लगे? दोपहर में ही जाएंगे, इतना फासला है रेस्टोरेंट तक और मुझे लंच पे पहुंचना है वहाँ। एडम ने अफसोस से सर झटका और वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम हर हफ्ते किसी न किसी बहाने से छुट्टी ले ही लेती हो। मेरे ना होने से ज़्यादा ये होगा कि आपको बार बार चाय कॉफ़ी नहीं मिलेगी और आप लिख नहीं सकेंगे तो खैर है। वैसे ही आप राइटर्स ब्लॉक की वजह से कितने ही हफ्ते से नहीं लिख रहे। वो मुस्कुराहट दबाए बुक रैक की तरफ बढ़ गई तो एडम बिन मोहम्मद ने तलमला के उसे देखा। राइटर्स ब्लॉक के बारे में एक लफ्ज़ नहीं। सूफ़ी, जिनको लिखना नहीं आता वो इस बारे में कोई राय ना दे तो अच्छा है। मुझे मालूम है आप कितने दिनों से नई किताब नहीं लिख रहे, बस ये छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। मगर खैर, छुपा लें, बेशक छुपा लें। रैक के साथ खड़ी सूफी उसकी तरफ पूछ किए पैकेट खोलने लगी। आपने जो किताबें ऑर्डर की थी वो आ गई हैं। रैपर उतारते हुए इतला दी। मैंने की थी? वो अनुज टाइप कर रहा था। यानी कि मैंने आपके अमेज़ॉन अकाउंट से की थी ऑर्डर बॉस। ये इस साल की मेन बुकर्स प्राइज़ की शॉर्ट लिस्ट करदा 5 किताबें और बतौर राइटर आपके लिए महीने में 10 नई किताबें पढ़ना ज़रूरी हैं। उसने रैपर डस्टबिन में उछाला और नई नकोर 5 दुबली पतली किताबें उल्ट पुल्ट के देखी, फिर नाक के करीब ले जाके आंखें बंद किए उन्हें सूंघा। नई किताब की महक अंदर तक रूह को सरशार कर गई। अच्छा रख दो, थैंक्स। वो कॉफ़ी का गुण भरते हुए स्क्रीन को देख रहा था। रख दूंगी, हर हफ्ते इनकी डस्टिंग भी कर दूंगी, लेकिन ना कभी ये जगह से हिलेंगी ना इनके कोने मुड़ेंगे। जब किताब का मालिक किताब को पढ़े ही ना तो ये सब कैसे होगा? उनको रैक में सजाते हुए शिकायती अंदाज में बोली। अब तक मुझे तुम्हारी तकरीरें याद हो चुकी हैं जो तुम नया बुक ऑर्डर मौसूल होने पे करती हो सूफ़ी। सूफ़ी ने ठग से किताबें अंदर घुसाई और उसकी तरफ घूमी। उसकी बालियां भी साथ ही घूमी। किताबें पढ़ने के लिए होती हैं बॉस, इतनी
बड़ी लाइब्रेरी में सजा के इंटरव्यूज़ पे दिखावे के लिए नहीं। मैं क्या करूँ सूफी, मुझे वक्त नहीं मिलता। उसने लिखते हुए शाने उचकाया। मगर आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए वक्त मिल जाता है, आपको वीडियोस गेम्स खेलने के लिए वक्त मिल जाता है, दोस्तों के साथ बारबेक्यू करने और पार्टीज अटेंड करने के लिए वक्त मिल जाता है। ठीक ठीक, ले लो भाई तुम छुट्टी, जाओ प्लीज़, मुझे काम करने दो। वो नाक सुकोड़ के बोला और सर झटक के तेज तेज टाइप करने लगा। जा रही हूँ, लेकिन वीकेंड पे इनको पढ़िएगा ज़रूर, रात में सोने से पहले बेशक एक सफ़ा। तुम्हें अगले 2 दिन की छुट्टी भी चाहिए? नज़र उठा के घूरा। उसी वक्त सूफी का फ़ोन बजने लगा। जा रही हूँ, बॉय कट वाली असिस्टेंट सर झटक के बाहर निकल गई। उसने कॉफ़ी का कप लबों से लगाया, घूंट भरा और मुस्कुरा के दोबारा से लिखने लग गया। किताबें खामोशी से उसे काम करते देखती रही। वो अब भी बाहर लॉन के नम घास को देख रही थी, या शायद आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन तारीख बादल हनूस छाए थे। एडम, वो अब भी वैसा होगा। शायद चंद सानिये खामोशी से बीत गया, फिर उसने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा। क्या मैं किसी तरह वान फाते से मिल सकती हूँ? क्या आप कोशिश कर सकते हैं? सामने बैठे अहमद निज़ाम ने कंधे हल्के से उचकाए। प्रधानमंत्री से मिलना इस मुल्क में सबसे मुश्किल काम है। अपॉइंटमेंट के लिए महीनों का प्रोसेस है और फिर दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है। पीएम के गिर्द सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की बहुत सी दीवारें, जिनको फलांगना मेरे कद से ऊपर की बात है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एडम बिन मोहम्मद से मिलवा सकते हैं? वो भी एक सेलिब्रिटी है, आम जगहों पे नहीं जाता। कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंटों तक में उसे ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन मैं उससे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसकी सेक्रेटरी को जानता। वो मेरी भांजी के साथ पढ़ती थी। उन्होंने मोबाइल पे एक नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। उम्मीद है वो मेरा फ़ोन उठा लेगी। वाह, अब मुझे एडम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसने दिल में सोचा, लेकिन बोली कुछ नहीं। मुंतज़िर नज़रों से उन्हें देखती रही। सूफ़ी, कैसी हैं आप? मैं अहमद निज़ाम बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ जी, मैंने आपका नंबर पहचान लिया था, स्पीकर ऑन था इसलिए वो सुन सकती थी। सूफ़ी, मुझे एडम बिन मोहम्मद से मिलने का वक्त चाहिए। दरअसल उन्होंने तालिया को देखा जो सांस रोके बैठी थी। उनसे कह दें कि तालिया मुराद उनसे मिलना चाहती हैं। ओहो, मैं तो अभी उनके घर से निकल रही हूँ। 1 मिनट, मैं वापस जाती हूँ, गहरी सांस लेकर बोली। सिर्फ आपके लिए, याद रखिएगा। और तालिया मुराद कौन है? वो पहचान जाएंगे, मैं होल्ड पे हूँ। बहुत शुक्रिया। उन्होंने हौसला अफजा मुस्कुराहट से तालिया को देखा, लेकिन वो बिल्कुल दम साधे बैठी रही। थोड़ी देर बाद सूफ़ी की हामती हुई आवाज़ स्पीकर पे गूंजी। वो पूछ रहे हैं कि असरा महमूद के कत्ल केस वाली तालिया मुराद? तालिया का दिल डूब के उभरा। क्या अब यही तारुफ रह गया था दोनों के दरमियान? जी वही। ओके, और उनको किस सिलसिले में मिलना है? तालिया बिल्कुल चुप बैठी रही, उसका चेहरा तारीख हो रहा था। फिर उसने फ़ोन उनके हाथ से लिया। देखिए मिस सूफ़ी, मेरा केस नए सिरे से खुलने जा रहा है, मीडिया इसको कवर करेगा, लेकिन मैं अपनी स्टोरी सिर्फ एडम बिन मोहम्मद को बताना चाहती हूँ। एक्सक्लूसिव स्कोप, पीएम की बीवी का कत्ल केस है ये। आप सोच लें, अगर आपके बॉस मेरी कहानी लिखना चाहें तो मुझे मुलाकात का वक्त दे दे, वरना मैं किसी और से रब्ता कर लूँगी। ओके वेट, वो खालिस्तान किसी एंकर की सेक्रेटरी की तरह जल्दी से बोली। फिर खामोशी छा गई। गालबन वो फ़ोन म्यूट के किए पीछे अपने बॉस से बात कर रही थी। फिर उसकी आवाज़ गूंजी। आज तो एडम साहब मसरूफ़ हैं, लेकिन कल शाम में हम मिल सकते हैं। मैं जगह आपको टेक्स्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि तालिया मुराद सबसे पहले हमें इंटरव्यू देंगी। कहीं ऐसा ना हो कि सूफ़ी के साथ मामला तय करने में चंद मिनट लगे। फ़ोन बंद हुआ तो वो फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे जैसे चुप लग गई थी। मैंने कहा था ना, वो आपको नहीं पहचानता। अगर वो अदाकारी कर रहा होता तो कहता कौन तालिया मुराद, लेकिन उसको याद था कि उसकी याददाश्त खोने के बाद उससे आपके बारे में पूछा जाता था, इसलिए उसने इतना कहा जितना उसको याद था। यानी अब मेरी पहचान सिर्फ असरा महमूद की कातिल की हैसियत से करवाई जाएगी। वाह, वो तन से कहती उठी। वो कत्ल जिसके लिए मेरे पास कोई वजह नहीं थी। और फिर वो अपने अल्फाज पे खुद ही चौंकी। आपने कहा 3 चीज़ें अहम होती हैं, सबूत, आला कत्ल और मोटिव, कत्ल का सबब। सबूत और आला कत्ल पुलिस के पास है, लेकिन वजह कोई नहीं साबित कर सका। मैं आखिर असरा महमूद का कत्ल क्यों करूँगी? अहमद निज़ाम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो तेज़ी से बोली। असरा को मार के मैं पार्टी की चेयरपर्सन नहीं बन सकती थी, ना ही मेरे असरा और फाते के दरमियान कोई लव ट्रायंगल थी। तालिया आप, लेकिन वो सुने बगैर बोलते हुए कमरे में दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी।
अगर लव ट्रायंगल होती तो असरा मुझे मारती, ना कि मैं असरा को। और कौन सा असरा को मार के उनकी जायदाद में से मुझे कुछ मिल जाना था, फिर मैं क्यों मारूंगी उन्हें? उसने बैग उठाते हुए सवाल किया। क्या आपको असरा महमूद की वसीयत के बारे में नहीं मालूम? अहमद निज़ाम ने ताज्जुब से उस लड़की को देखा जो कंधे पे बैग उठाए ड्राइंग रूम के वस्त में खड़ी थी। वसीयत के जिक्र पे उसकी आंखें फैली। कैसी वसीयत? वो तब से सोफे के उस कोने पे बैठी जो उनके करीब तरीन था और वे यकीनी से पूछा। मेरे होते हुए किसी वसीयत का तज़किरा नहीं हुआ था, लेकिन आपने ऑनलाइन या अखबारात में कहीं तो पढ़ा होगा कि। समझिए, मैं मर गई थी 6 साल के लिए। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि दुनिया में क्या हो रहा था। ठीक, अब बताइए कौन सी वसीयत, कैसी वसीयत? उसके परेशान चेहरे के दोनों अतराफ में स्याह लिट्टें गिर रही थी। वो उनको कान के पीछे अड़सना भी भूल गई थी। वाह! खैर, आपको याद होगा कि अपनी मौत वाले दिन असरा महमूद ने दौलत साहब को घर बुलाया था। जब आप उनसे झगड़ा करके गई थी, उन्होंने अनक नाक पे पीछे धकेलते हुए बॉक्स से एक कागज़ निकाल के सामने रखा। दौलत अमान ने पुलिस को बताया कि क्या वो वसीयत लिखवाना चाहती थी? नहीं, वसीयत वो इस वाक़ये के 10 दिन पहले लिखवा चुकी थी। वान फाते और दौलत अमान को उन्होंने एग्जैक्टिव विशेस मुकर्रर किया था। दौलत अमान के मुताबिक वो आखिरी रोज़ वसीयत में तब्दीली करवाना चाहती थी। नो, वो कानों पे हाथ रखना चाहती थी, लेकिन हाथ गोद में धरे के धरे रह गए। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि असरा ने मेरे नाम वसीयत में कुछ लिख दिया था जो उनके मरने पे मेरा हो सकता था। वो जानती थी इस बात का क्या मतलब था, कत्ल का इससे बेहतर सबब असरा तालिया के ऊपर नहीं डाल सकती थी। ओह नो! अहमद निज़ाम ने इस बात में सर हिलाया। वो अपनी आर्ट कलेक्शन से कुछ नवारदरात आपके नाम छोड़ गई थी। उनकी मौत के चंद दिन बाद उनकी वसीयत खोल के सुनाई गई थी। वो नवारदरात उसी वक्त आपके नाम कर दिए गए थे और वसीयत पे अमल दरामद मुकम्मल कर दिया गया था। ये काम वान फाते ने करवाया था क्योंकि असरा उनको एग्जैक्टिवेशंस बना के गई थी। वो इस वसीयत से नावाकिफ़ थे, लेकिन अपना फ़र्ज़ उन्होंने पूरा किया। यानी असरा इस बात का इंतज़ाम कर गई थी कि पुलिस को मेरे खिलाफ़ कत्ल का सबब भी मिल जाएगा। उसने सर हाथों में गिरा लिया और आंखें मूंद ली। असरा बेगम की वसीयत आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन एक पेंटिंग के लिए कत्ल कर देते हैं लोग। यहाँ तो वो 7-8 नवारदरात आपके लिए छोड़ गई थी, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन दौलत अमान से कहा था कि उन्हें शक है तालिया उनको मरवाना चाहती है, इसलिए वो अगली सुबह जाके वसीयत में तब्दीली करवाएंगी। दौलत ने कहा था कि वो पेपर तैयार करवा देगा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो देर हो चुकी थी। उनकी वसीयत उनके जनाजे और सोग के अयाम गुजर जाने के बाद मोरखा 23 जनवरी 2017 को नोटरी पब्लिक में पढ़ के सुनाई गई थी। वो एक कागज़ से पढ़ के बता रहे थे, पहला वर्किंग डे, पहला सोमवार, और वो इतवार को गायब हुई थी और वो उसी एक इतवार में खो गई थी। वसीयत मंजर आम पे आने के बाद मेरे खिलाफ केस मज़ीद मजबूत हो गया होगा। उसने जर्द चेहरा उठा के उन्हें देखा। बिल्कुल, और दौलत अमान का ये बयान कि असरा वसीयत को बदलवाना चाहती थी क्योंकि उनकी दोस्त वैसी ना थी जैसा वो उसको समझती थी, आपका सारा केस ख़राब करने के लिए काफ़ी था। और वो वसीयत, उसका क्या हुआ? अशर महमूद ने उन नवारदरात के लिए अखबार में इश्तिहार दिया और ऐसे हरबे आजमाए जिनके ज़रिए नवारदरात को महंगा बना के पेश किया गया ताकि आप उनके लालच में वापस आ जाएं। हालांकि वो नवारदरात किसी ख़ास कदर कीमत के हामिल ना थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाख में बिक जाते, और बस जब आपको उनका लालच वापस न ला सका तो वो अशर ने किसी म्यूज़ियम में आर्जी तौर पर रखवा दिए। मैं उन नवारदरात का क्या करूँगी? वो आपको कभी मिल भी नहीं सकते चैतालिया, क्योंकि अशर महमूद को मालूम था असरा की वसीयत उस वक्त बेकार हो जाएगी जब वो कोर्ट में अपील दायर करके कहेगा कि ये वसीयत असरा से ज़बरदस्ती लिखवाई गई थी। और मेरे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम देखते हुए कोर्ट एक पेशी में अशर के हक़ में फ़ैसला दे देगा और वो बेकार नवारदरात मुझे कभी नहीं मिलेंगे। असरा भी यही चाहती थी कि वो मुझे ना मिले। उन्होंने जानबूझ के दौलत को ऐसा बयान लिखवाया जो वसीयत को मशकूक बना दे। हम मुसलसल मिसेस असरा को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही हैं, हालांकि वो मकतूला है। आप नहीं यकीन करेंगे, कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसने सर झटका। यकीनन अब तक अशर उस वसीयत को मनसूख करा चुका होगा। बिल्कुल, उसने ऐसा ही किया होगा।
वाह, मैं उन चंद वारदात के लिए असरा महमूद का कत्ल करूंगी जिनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और जो किसी म्यूज़ियम में सजे पड़े हैं। वाह। वो बैग उठाते हुए खड़ी हुई तो उसके चेहरे पे झुंझलाहट और गुस्सा नज़र आ रहा था। उस वसीयत के होते हुए मैं अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर सकती। मुझे इस मुल्क से दूर चले जाना चाहिए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो उसे खामोशी से देखते हुए खड़े हुए तो तालिया ने गोया चिढ़ के पूछा। उनकी नज़रों में कुछ था। मैं सोच रहा हूँ कहीं आपने वाकई ये कत्ल तो नहीं किया, क्योंकि 6 साल बाद आप मंजर आम पे आई हैं। 6 साल एक मशकूक अरसा होता है चैतालिया। क्यों, क्या हो जाता है 6 साल में? क्या कत्ल के इल्ज़ामात मिट जाते हैं? क्या पुलिस केस बंद हो जाते हैं? क्या 6 साल किसी को भुला देने के लिए काफ़ी होते हैं? क्या 6 सालों में किसी को अनलव किया जा सकता है? कुछ भी नहीं बदलता 6 साल में। वक्त ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, तलखी से कह के वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक बात, उनकी आवाज़ पे वो बादल नख्वास्ता रुकी। अब आसमान साफ हो चुका था। बारिश रुके 20 मिनट हुए थे, लेकिन सूरज जाने कहाँ से निकल आया था और अहमद निज़ाम का लॉन चमकीली धूप से मुनव्वर हो गया था। वो लॉन के तहाने पे अहमद निज़ाम के साथ खड़ी उनको खुदा हाफिज़ कह रही थी। उसने हुड सर पे ले रखी थी और जेबों में हार डाल रखे थे। क्या आप मेरा केस लेंगे? उसने उन्हें उम्मीद से देखते हुए पूछा। इतना हाई प्रोफाइल केस मैं ज़रूर लूँगा चैतालिया। मैंने आपको पिछले 2 घंटे ये फ़ैसला करके ही दिए थे। वो मुस्कुरा दी। मैं और आप मिल के कोर्ट में मेरी बेगुनाही साबित करेंगे, क्योंकि वक्त किसी के साथ जुल्म नहीं करता और मेरे साथ वक्त बहुत मेहरबान रहा है। कुछ देर पहले आप कुछ और कह रही थी। तालिया ने मुस्कुरा के रोशनी से मुनव्वर लॉन को देखा। समझिए एक लम्हे में मेरा दिल बदल गया है। वो भी धीरे से मुस्कुरा दिए। अब आप कहाँ जाएंगी? पार्लिमान हाउस। वहाँ पर प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर के साथ आज इजलास में शिरकत करने आएंगे। मैंने सुबह न्यूज़ में देखा था। इतने रश में वो आपको देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर किसी और ने देख लिया तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आप हैं ना मेरे वकील? मेरी ज़मानत के कागजात तैयार रखिएगा। मायनी खेज नज़रों से उनको देखती वो आगे बढ़ गई। पार्लिमान की इमारत में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई थी, या शायद वक्त बदल गया था। यही लिफ्ट थे, यही दरो दीवार थे। जहाँ वो वान फाते की कॉफ़ी पकड़े उसके पीछे पीछे तेज़ तेज़ चला करती थी। फाते, तालिया, बॉडीमैन, गार्ड सब एक साथ लिफ्ट में दाखिल होते थे, एक साथ निकलते थे। रास्ते में वो उनको मुख्तलिफ कामों से आगाह करती जाती थी, मगर तब फाते के इर्द गिर्द इतना रश नहीं होता था जितना आज था। लिफ्ट के दरवाज़ों के साथ हजूम इकट्ठा था। सहाफ़ी, कैमरामैन, सिक्योरिटी का अमला सब तैयार बैठे थे कि उधर प्रधानमंत्री लिफ्ट से निकले और इधर वो उन पे टूट पड़े। वो कॉरिडोर के दूसरे सिरे पे खड़ी थी, सर पे हुड डाले, सीने पे बाजू लपेटे। वो खामोशी से लिफ्ट के बंद दरवाज़ों को देख रही थी। वो लिफ्ट से निकलेगा, राहदारी पार करेगा और सामने वाले दरवाज़ों के पार गुम हो जाएगा। एक राहदारी पार करने में उसे 6 सेकंड लगने थे। तालिया को 6 साल लगे थे, लेकिन वक्त की बात थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले। वो चौंक के सीधी हुई। अंदर से वान फाते 4-5 अफराद के हमरा निकला। वो निकलते ही मुस्कुरा के रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देने लगा। उसके कदम राहदारी पे आगे बढ़ रहे थे। रिपोर्टर्स माइक उसकी तरफ बढ़ाए उल्टे कदमों पीछे को हट रहे थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड और वो दरवाजे के पार गुम हो गया। उसने तालिया को नहीं देखा। फाते के पीछे चलते अशर को रिपोर्टर्स ने घेर लिया। वो मुस्कुरा के उनसे बात करता आगे बढ़ने लगा। वो राहदारी के वस्त में था जब रिपोर्टर्स के हजूम से दूर कोने में खड़ी लड़की पे उसकी नज़र पड़ी। स्याह उठ के हौले में दमकता चेहरा, वो उसी की तरफ देख रही थी। अशर ने एक नज़र उसे देखा, फिर मुस्कुरा के रिपोर्टर्स को हाथ हिलाता आगे बढ़ गया। वो 3 कदम चला, फिर रुका। ज़हन ने उस चेहरे को प्रोसेस करने में चंद लम्हे लिए थे। वो एकदम चौंक के मुड़ा। वो अभी तक उसे देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली, फिर लड़की गोया करंट खा के घूम गई। रिपोर्टर्स का हजूम रास्ते में आ गया। अशर ने गर्दन ऊंची करके उसे तलाशना चाहा। रिपोर्टर्स सामने से ज़रा हटे तो उसने देखा वो लड़की अब वहाँ नहीं थी। वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं खड़ा हो सकता था कि रिपोर्टर्स फिर से सवालात उसकी जानिब फेंकने लगे थे। वो सर झटक के आगे बढ़ गया, अलबत्ता उसका सारा वजूद गहरे ताज्जुब के ज़ेरे असर था। क्या उसने वाकई तालिया मुराद को देखा था, ये उसका गुमान था? डाइनिंग हॉल में नाश्ता चुना था और हर रोज़ की तरह सरबराही कुर्सी पे वान फाते बैठा चाय पीने के साथ मोबाइल पे मसरूफ़ नज़र आता था। अशर और जौलियाना उसके दाएं और बाएं हाथ बैठे थे।
अशर कॉफ़ी के मग में चम्मच चिल्ला रहा था और जॉलियाना तेज़ तेज़ दलिया खा रही थी। वो स्याह लंबे बालों और उदास आंखों वाली टीनेज लड़की थी जिसका सर अमूमन झुका रहता था। उसमें असरा की शबाहत वाज़े महसूस होती थी। दरवाज़ा दस्तक के साथ खुला। तीनों ने चेहरे उठा के देखा तो सामने मीशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आया। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। उसने होंठ बाहम मिला के खफत से कंधे उचकाए। ग्रे मिनी कोट पे शहद रंग बालों को दोनों तरफ से ट्विस्ट में बांधे। उसने कानों में मोटे मोटे सफ़ेद मोती पहन रखे थे। चमकदार स्याह जूतों से चलती वो उनके करीब आई और माजरत चाही तो जॉलियाना मुस्कुरा दी। नो प्रॉब्लम मैम, मैं बस नाश्ता ख़त्म करने वाली हूँ। साथ ही जॉलियाना ने वॉल क्लॉक को देखा। नहीं, तुम आराम से नाश्ता करो, मैं खुद ही जल्दी आई थी। मुझे दातू सिरी से बात करनी थी। वो लब काटती शर्मिंदगी और जोश के मिले जुले तासुर के साथ फाते को मुखातिब करके बोली तो उसने नज़र उठा के देखा। ऐसे लगता था जैसे आम हालात में बेहद पुरएतमाद सी मीशा प्रधानमंत्री के सामने अपना एतमाद खो देती थी। शायद बहुत से लोग खो देते थे। श्योर, सब खैरियत है मिसेस मीशा? उसने चाय घूंट भरते हुए नरमी से पूछा। आप इधर आ जाइए। जॉलियाना अपनी कुर्सी से उठी और अदबो अपनाई उससे मीशा को जगह पेश की। फाते ने मुस्कुरा के जॉली के अंदाज को देखा। जब से मीशा उसकी ट्यूटर बनी थी, जॉलियाना के अंदाज में बहुत रख रखाव आ गया था। तमीज़, तहजीब, आदाब। वो आम टीनेजर की तरह स्लैंग नहीं बोलती थी। टेक्स्ट लिखती तो पूरे अल्फाज लिखती, बोलती तो गाढ़ी ज़बान बोलती। अभी फाते ने देखा कि मीशा जॉलियाना का शुक्रिया अदा करके कुर्सी पे बैठी और जिस नफासत से अपना हैट एक तरफ रखा और पर्स दूसरी तरफ, जॉलियाना उसका अंदाज़ किसी मुशाक तालिब इल्म की तरह नोट किए जा रही थी। मैं दरअसल एक दरख्वास्त करना चाहती थी। जी बताइए। फाते ने कप नीचे रखा और संजीदगी से पूछा। अशा ने मुस्कुरा के जॉलियाना को देखा जो मुस्कुराहट दबाए दोनों को देख रही थी। दोनों ने मायने खेज निगाहों का तबादला किया और सर झुका लिया। उधर मीशा कह रही थी, और आप बगैर किसी मुरवत के इनकार कर सकते हैं? जाहिर है मैं इनकार कर सकता हूँ। वो मुस्कुराया। मीशा के गाल सुर्ख हुए। उसका रहा सा एतमाद भी जलजल होने लगा। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ। मैं अपनी एक एग्ज़िबिशन मुनक़िद कर रही हूँ अगले हफ्ते। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें शिरकत करें। उसने बैग से एक कार्ड निकाल के सामने रखा। फाते ने कार्ड थामा और खोल के सरसरी सा देखा। इतवार को? जी, इतवार को। क्या आप वक्त निकाल सकेंगे? वो उम्मीद से पूछ रही थी। इनकार का खौफ भी था। फाते ने कुछ कहने के लिए लब खोले तो अशर तेज़ी से बोला, इतवार को 20-25 मिनट के लिए किसी एग्जीबिशन में शिरकत करना इतना मुश्किल तो नहीं है अबंग। आप आसानी से वक्त निकाल लेंगे। जॉलियाना ने मुस्कुरा के सर मज़ीद झुका दिया। फाते ने अलबत्ता सिर्फ एक गहरी नज़र अशर पे डाली और वापस मीशा को देखा। नुमाइश किस बारे में है? मेरी फ़ोटोग्राफ कलेक्शन के बारे में। आप क्या फ़ोटोग्राफ करती हैं? कुदरती मनाजिर में नज़र आते जानवर। कौन से जानवर? घोड़े। दरअसल नुमाइश घोड़ों की तस्वीर के बारे में है। स्याह और सफ़ेद घोड़े। ज़्यादा स्याह? वो जल्दी जल्दी बताने लगी। अब वो पुरजोश नज़र आने लगी। वो मुस्कुरा दिया। स्याह घोड़े क्यों? लड़कियां तो सफ़ेद घोड़े ज़्यादा पसंद करती हैं, फेरी टेल्स के जैसे। उसने कब से आखिरी घूंट भरा और साथ ही कलाई की घड़ी देखी। उसे अब जाना था। जिस ज़माने में फेरी टेल्स लिखी गई थी तब शायद इंसानों को उनकी सफ़ेदी की वजह से पसंद किया जाता था। अब हम मुख्तलिफ ज़माने में रह रहे हैं दातू सिरी। हम बतौर इंसान डार्क होते जा रहे हैं। हमें अपनी स्याही को कबूल कर लेना चाहिए। तवक्कुफ़ से बोली, क्या मैं तवक्को रखूं कि आप मेरी नुमाइश का फ़ीता काटेंगे? फिर जल्दी से इजाफा किया, और मैं आपके ओहदे से फ़ायदा नहीं उठा रही, ना ही आपको बतौर प्रधानमंत्री बुला के अपनी नुमाइश को मशहूर करवाना चाहती हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को मदऊ किया है, ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। फिर तो रिबन कोई दूसरा पेरेंट भी काट सकता है। कोई दूसरा पेरेंट प्रधानमंत्री है क्या? वो तरकी बतरकी बोली, अब के मुस्कुरा भी रही थी। ओके, आप ये कार्ड मेरे प्रोटोकॉल ऑफिसर को दे दें। वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोला, थैंक यू। आपको मालूम है मेरा प्रोटोकॉल ऑफिसर कौन है? नहीं। मीशा ने शर्मिंदगी से दाएं बाएं गर्दन हिलाई, दांतों से लब भी काटे। फाते ने गहरी सांस ली। आप जब घर में दाखिल हुई होंगी तो सामने, आप रहने दें, मैं दे दूंगा। मैं पीएम का चीफ ऑफ स्टाफ हूँ। ये काम भी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। अशर ने जल्दी से कार्ड पकड़ लिया और शाइस्तगी से बोला। तो मीशा मुस्कुरा दी और उठ खड़ी हुई। थैंक यू। आप आएंगे ना? वो किसी फ़ैन गर्ल किसी एक्साइटमेंट से पूछ रही थी। उंगलियां बाहम मिला रखी थी।
मैं कोशिश करूँगा, वो रस्मन इतना बोला। जॉलियाना नाश्ता ख़त्म कर चुकी थी। वो मीशा को लिए वहाँ से रुखसत हो गई तो अशर खनखारा, आपको उस लड़की के लिए टाइम निकालना चाहिए आभंग। मैं समझ रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। वो कोट का बटन बंद करते हुए सर झटक के उठा तो अशर भी साथ ही खड़ा हुआ। लेकिन आप मुझे रोक नहीं रहे। मैं भी समझ रहा हूँ। फाते बस मुस्कुरा के आगे बढ़ा। जब अशर को याद आया, सच मुझे याद आया, पता है कल मैंने पार्लिमान में किसको देखा? फाते ने मुड़ के उसे सवालिया नज़रों से देखा। तुम्हारी एक्स वाइफ? नहीं, उसने बुरा मुंह बनाया, फिर सर झटका और दबे दबे जोश से बोला, मैंने कल तालिया मुराद को देखा। वो कुर्सी की पुश्त पे हाथ रख के खड़ा आधा मुड़ के अशर को देख रहा था। उन अल्फाज पे उसी तरह खड़ा उसे देखता रहा, बिना पलक झपके, बिना अगला सांस लिए। वक्त जैसे थम गया था, घड़ी की सुई रुक गई थी। सारी दुनिया तम साधे उन दोनों को देख रही थी। फिर फाते की आंखों की पुतलियाँ सुकड़ी। उसने ताज्जुब से दोहराया, तुमने तालिया मुराद को देखा? तालिया? हमारी तालिया? जी, पार्लिमान हाउस में। आई मीन। अशर उसे इतना संजीदा देख के हकलाया। मुझे एक लड़की को देख के लगा कि वो तालिया मुराद है। फाते ने मेज़ पे हथेलियाँ रखी और उसके सामने झुका। अशर महमूद, तुमने तालिया को देखा या नहीं? उसकी आवाज़, अंदाज, आंखें, उन सब में इतनी संजीदगी थी कि अशर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती महसूस हुई। मुझे गुमान गुजरा कि वो तालिया थी। एक सेकंड के लिए उसे देखा, लेकिन फिर वो मुड़ गई। आई डोंट नो, शायद वो तालिया नहीं थी। उसने लहजे को आम सा तासुर देने की कोशिश की। फाते सीधा हो गया। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो डिस्टर्ब हो गया। इतना डिस्टर्ब कि अशर मुताज्जिब रह गया था। वान फाते खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जैसे वो अभी तक अशर की बात पे यकीन न कर पा रहा हो। उसके जाने के बाद अशर ने तेज़ी से फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। फ़ौरन मेरे पास आओ, मुझे पार्लिमान हाउस जाना है। हाँ, सब खैरियत है, बस एक इश्तिहारी मुजरिम को मैंने कल वहाँ देखा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ इक़दाम करने हैं, जल्दी आओ। फ़ोन रख के उसने नुमाइश का दावतनामा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग हॉल के बगली दरवाजे से बाहर निकलो तो राहदारी बनी थी। उसके आगे एक रोशन खिड़कियों वाला कमरा था जहाँ एक पियानो रखा था। दूसरी जानिब मेज़ कुर्सियाँ बिछी थी। मीशा एक कुर्सी पे बैठी किताब के सफ़े पलट रही थी जब जॉलियाना अंदर दाखिल हुई। पानी का गिलास उसके हाथ में था। उसे मेज़ पे रखा और खामोशी से बैठ गई। मीशा ने नज़र उठाई तो उसका सफ़ेद चेहरा देख के चौंकी। जॉली, तुम पानी लेने गई थी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नरमी से इस्तफार किया। जॉलियाना ने बेचैनी से लब काटे। अशर अंकल डैड से कह रहे थे कि उन्होंने तालिया मुराद को देखा। तालिया मुराद कौन? मीशा ने उलझ के उसे देखते हुए किताब बंद की। जिस पे मेरी मामा के कत्ल का इल्ज़ाम था। वो कई साल पहले यहाँ से चली गई थी, शायद मुल्क से भाग गई थी। अच्छा हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था एक दफ़ा। वो दातो सिरी की चीफ ऑफ स्टाफ होती थी। अब क्या वो हमारी ज़िंदगियों में वापस आ जाएंगी? वो इस तरह भी अंदाज में उंगलियां मरोड़ रही थी। जॉलियाना, मीशा ने नरमी से उसके यख होते हाथ थामे और उसकी तरफ झुकी। कोई आए या जाए, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम सब तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हैं। उस पे मेरी मामा का कत्ल साबित नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है उसने मामा का कत्ल किया होगा? जॉलियाना अजीब से अंदाज में पूछ रही थी। देखो बच्चे, बगैर सबूत के किसी पे इल्ज़ाम लगाना गुनाह होता है। हमें क्या मालूम उसने कत्ल किया था या नहीं, ये साबित करना अदालत का काम है। तुमने उन बातों का असर खुद पे नहीं लेना। ये दातो सिरी का मसला है, वो हैंडल कर लेंगे। तुमने टेस्ट तैयार करना है अभी, ठीक? वो नरमी से उसे समझा रही थी। जॉलियाना ने सर झुका के गर्दन हिलाई। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो तालिया ने कदम बाहर रखा, जेबों में। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग देख रहे होंगे कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस नावल में और बहुत ही अजीब सा हो रहा है। तो मेरी तरह यकीनन आप लोग भी परेशान होंगे। तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।